हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। हम लोग जो बिहार एक परिचय का जो ऑब्जेक्टिव का सेशन चला रहे थे, उसी के तहत आज हम लोग थर्ड वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है वो मौर्य साम्राज्य, यानी मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे उसे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम विच इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, सितंबर मंथ में होने के काफ़ी ज़्यादा चांस है बीपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम। और आप अगर ये करोगे तो आपका साथ ही साथ 67 बीपीएससी की भी तैयारी होती जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए सिविल सर्विसेज का अड्डा के साथ। इसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज का अड्डा में मिल जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है और कमेंट सेक्शन में भी मैं दे दूंगा। ठीक है, चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य की सहायता से, ठीक है, धनानंद को हराकर, ठीक है, मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था, उसको जीता था। ठीक है, और नंद वंश का जो अंतिम शासक था जो धनानंद था, ठीक है, जो सिकंदर के समकालीन था, उसी को हराकर, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बना था। ठीक है, चलिए जहाँ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताने की ज़रूरत पड़ती है मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप आराम से वीडियो को देखिए और कितना स्कोर हुआ है वो आप अपने आप में कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये द सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? ठीक है, तो मगध की सत्ता मैंने आपको बताया था कि चाणक्य विष्णुगुप्त की सहायता से इन्होंने क्या बोलते हैं मगध की सत्ता प्राप्त की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? तो 320 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, 320 ईस्वी नहीं मारिएगा, 320 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हियर द फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो यूनानी दूत मेगास्थनीज जो था, ठीक है, ये हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पाटलिपुत्र आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? तो 315 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला कौन था? तो वो सेल्यूकस था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मेगास्थनीज जो था वो एक यूनानी दूत था। ठीक है, इस प्रकार 7 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में, ठीक है, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑब्वियसली है चाणक्य होंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, किससे मुक्ति दिलाने के लिए, ठीक है, मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत, ठीक है, जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह कौन सा स्रोत है? तो वो है हमारा इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है इंडिका। इसी में पाटलिपुत्र के शासन का प्रशासन का वर्णन मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया था? तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, उसी को मारकर, ठीक है, विष्णुगुप्त की सहायता से यानी चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक का नाम था इंडिका था, मैंने आपको बता भी दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौटिल्य हैं। ठीक है, कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट हम लोग 15 देख लेते हैं। 15 का क्या है? ठीक है, 15 बोल रहा है कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज का जो यात्रा वृत्तांत था, जो इंडिका के रूप में मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखा था, उसी में पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का जो शासक बना था,
ठीक है, वो क्या बोलते हैं, बिंदुसार बना था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, कुछ लोग बिंदुसार के बीच कंफ्यूज कर जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिंदुसार होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मौर्य वंश था। ठीक है, और बिंबिसार हर्यक वंश था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किस मौर्य शासक के दरबार में, ठीक है, आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो पिंगल वत्स जो था ये बिंदुसार के टाइम रहता था, और इसी ने भविष्यवाणी की थी कि अशोक जो होगा, जो बिंदुसार का बेटा था, वो एक महान राजा बनेगा। ठीक है, तो पिंगल वत्स जो था वो बिंदुसार के शासनकाल में, ठीक है, शासन में रहता था। ठीक है, चलिए उसके दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक है, तो उल्लेख जो मिलता है मैत्रीपूर्ण संबंध का पड़ोसियों से, वो शिलालेख 13 में मिलता है ये उल्लेख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है वो मोगली पुत्र तिस ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और ये तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? ये 251 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 22 का हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 23rd क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो यहाँ पर मौर्य शासक की बात की जा रही है। ठीक है, तो मौर्य शासक वो जो था चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने कलिंग पर अशोक जो था, अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आपसे नंद वंश की बात की जाएगी तो महापद्म नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और उसको मगध में मिलाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? तो वो कलिंग का युद्ध था। कलिंग में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, तो काफ़ी मतलब हृदय, ठीक है, हृदय परिवर्तन हुआ था अशोक का। ठीक है, वो काफ़ी देखकर क्षुब्ध हो गया था और उसने ये डिसीजन लिया था कि अब से वो युद्ध नहीं लड़ेगा, अब से वो धम्म की नीति अपनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अशोक का धम्म क्या था? तो अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता। ठीक है, नैतिक आचार संहिता अशोक का धम्म था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो पाटलिपुत्र में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर कैपिटल होगा वहीं पर न्यायालय भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो सर्वप्रथम जब उसने धर्म यात्रा स्टार्ट की थी तो सर्वप्रथम वो बोध गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? ठीक है, काफ़ी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सीडीपीओ में आने की संभावना काफ़ी बनी रहती है, क्योंकि सीडीपीओ में पोस्ट कम है तो काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की जब यात्रा की थी तो वो उसका राज्याभिषेक का 10वां वर्ष था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के जो स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं वो बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं, और ये चंपारण जिला उत्तर पश्चिमी तरफ आपको मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 30 का, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, यानी कौन कौन से नहीं हैं? तो लोरिया आर्यराज जो है ये अशोक के स्तंभ लेख हैं और ये बिहार से प्राप्त हुए हैं। लोरिया नंदनगढ़ भी अशोक का स्तंभ लेख है और ये भी बिहार से प्राप्त हुआ है। रामपुरवा भी अशोक का स्तंभ लेख है और ये भी बिहार से प्राप्त हुआ है। लेकिन रुम्मनदेही जो है ये अशोक का स्तंभ लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी थी। ठीक है, तो वो कौन था? जो एक प्रांत था जिसका नाम था प्राची या प्राची प्रांत, जिसको पूर्वी प्रदेशी बोलते हैं, उसकी राजधानी कौन थी? तो वो पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो था वो मुख्यतः किस चीज़ का बना था? तो वो लकड़ी का बना था। ठीक है, काफ़ी मतलब कॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये जानकारी आप लोग को होनी ही चाहिए। 32 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हे द 33rd क्वेश्चन फॉर यू। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था, तो कहाँ पर स्थित था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद स्थित था ये कुम्हरार पटना में स्थित था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34th क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि उसके शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना तो एक बेतना कर सकते हैं? तो ये जो विद्वान थे इनका नाम था एरियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, नेक्स्ट है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव, ठीक है, मानव निर्मित नहीं है वरन देव निर्मित है, ठीक है। ये किसने कहा है? ठीक है, तो ये कहा था फाहियान ने कहा था, ठीक है, चंद्रगुप्त के राजप्रसाद के बारे में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाएं का निर्माण करवाया था? तो अगर बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए जो गुफा का निर्माण करने की बात की जाएगी तो ये अशोक ने करवाया था, जिसमें से 4 गुफाएं थी, ठीक है। एक था हमारा सुदामा, दूसरा था हमारा झोपड़ी, ठीक है, विश्व झोपड़ी, और तीसरा था हमारा चौपड़, और चौथा था हमारा कर्ण, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपड़, चौपार तथा कर्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियाँ, ठीक है। नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो नागार्जुन की पहाड़ियाँ की बात की जा रही है, तो इसमें दशरथ ने करवाया था, ये अशोक का बेटा था, ठीक है। और इसने दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर फिलहाल डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ काफ़ी अच्छे से। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन चामार ग्रहणी यक्षी प्राप्त कहाँ से हुई है? तो मौर्यकालीन चामार ग्रहणी यक्षी जो प्राप्त हुई है ये हमारा दीदारगंज पटना से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपने क्या बोलते हैं इस एनसीईआरटी का आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा तो वहाँ आप लोग को अच्छे से देखने को मिला होगा इसका पिक्चर, ठीक है। चलिए, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये लोहानीपुर पटना से प्राप्त हुई है जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा। कब? ठीक है, मौर्य काल में, ठीक है। मौर्य काल में जो बना था जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा, ठीक है, तीर्थंकरों की प्रतिमा, वो लोहानीपुर पटना से मिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ऑब्वियसली है मेगास्थनीज के इंडिका में मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्या है, पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? ठीक है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, कैपिटल बनाया था? तो वो था हमारा, ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। लेकिन अगर हमसे पूछे कि क्या बोलते हैं मतलब इसके पहले शुरुआत में पाटलिपुत्र को बसाया कौन था, ठीक है, एक राजधानी के रूप में, तो वो था हमारा उदयन, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मौर्य वंश की बात की जा रही है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। है द 42 क्वेश्चन फॉर यू। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा आयोजित की गई थी वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने, जिसको टालमी द्वितीय बोलते हैं, उसने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो ये बिंदुसार के टाइम भेजा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्रक नामक उपनाम धारण किया था? तो ये स्ट्रेबो, ठीक है, स्ट्रेबो के अनुसार उसने ये मतलब उपनाम धारण किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना उपनाम पालीबोथ्रस यानी पाटलिपुत्र नाम धारण किया था। और ऐसा किसने कहा था? ऐसा स्ट्रेबो ने कहा था, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि क्या बोलते हैं मिस्र के राजा फिलाडेल्फस के टाइम डियानीसियस राजदूत को किसके टाइम आया था, ठीक है, किसके शासनकाल का टाइम आया था? तो वो बिंदुसार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा यूनानी दूत डिमालिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था बिंदुसार के टाइम हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो कौन सा स्तंभ है? ठीक है, तो वो हमारा भाब्रू का स्तंभ होगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। भाब्रू का स्तंभ एक ऐसा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया
किया था? तो आजीविकों ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक की राजधानी कहाँ थी? सभी को पता होगा, पाटलिपुत्र होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित था। यह कथन किसका है? यह कथन और किसी का नहीं बल्कि मेगास्थनीज का होगा, जिसने पाटलिपुत्र के प्रशासन कार्य में अपनी पुस्तक इंडिका में काफ़ी अच्छे से बताया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो मौर्य प्रशासन जो था वो केंद्रीकृत था, ठीक है, यानी सेंट्रलाइज्ड था। ठीक है, करों का बोझ अधिक था, काफ़ी ज़्यादा टैक्स थे और प्रशासन तंत्र काफ़ी कठोर था, यानी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था। ठीक है, तो तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है। है द 51 क्वेश्चन, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला बोल रहा है कि उसने धर्म विजय की नीति अपनाई थी, एकदम बात सही है। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए थे, सही बात है। उसने प्रजा हित और कल्याण के हित के उपाय किए थे, ये भी सही बात है। उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवनाम पिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? ये 65वीं बीपीएससी में आ भी चुका है। ठीक है, तो देवनाम पिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? तो अशोक ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। धम्म महामात के कार्य क्या थे? तो धम्म महामात के जो कार्य थे वो धम्म नीति या क्रियान्वयन था। ठीक है, लोगों के बीच दान वितरण था और जन कल्याण के उपाय था। तीनों के तीनों काम थे। ठीक है, दान वितरण, जन कल्याण और धम्म नीति का क्रियान्वयन। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। याद रखिएगा, दान वितरण भी करता था, जन कल्याण का उपाय भी करता था और धम्म नीति का क्रियान्वयन भी करता था। ठीक है, धम्म महामात का ये सब कार्य थे। नेक्स्ट क्या है हमारा, मौर्यकालीन प्रशासन में राजयुग के कार्य क्या क्या थे? तो राजयुग जो था वो न्यायिक का भी काम करता था, राजस्व का भी विभाग देखता था और ग्रामीण प्रशासन का भी विभाग देखता था। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? तो मौर्यकालीन विद्वानों में जो है वो कौटिल्य का भी नाम आता है, पाणिनि का भी नाम आता है और उपावर्ष का भी नाम आता है। ये तीनों जो विद्वान थे ये मौर्य काल में रह चुके हैं। ठीक है, और इनका मौर्य काल में ये तीनों विद्वान काफ़ी फेमस थे। ठीक है, तो कौटिल्य, पाणिनि और उपावर्ष तीनों का तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण क्या क्या है? तो मौर्यकालीन स्थापत्य के जो सुंदर उदाहरण है यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद का अवशेष काफ़ी सुंदर उदाहरण है। इसको तो काफ़ी लोग मतलब बोला भी है कि ये देव के द्वारा निर्मित है, ऐसा बोला गया है। दीदारगंज का जो यक्षी है वो भी काफ़ी मतलब अजूबा चीज़ है। ठीक है, सुंदर उदाहरण है। ठीक है, बराबर की गुफाएं तो हैं ही हैं जिसको अशोक ने निर्माण करवाया था, और राजगीर की स्वर्ण भंडार गुफा ये नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 होगा, ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर बी है, 1 2 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, अशोक की धम्म नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अशोक की जो धम्म नीति की जानकारी मिलती है वो आपको 12वां शिलालेख और 7वां शिलालेख, ठीक है, दोनों से मिलता है और द्वितीय स्तंभ लेख से भी मिलता है। ठीक है, तो तीनों का तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, धम्म नीति की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर किससे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं अशोक के शिलालेख से। ठीक है, तो अशोक के धम्म नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो 7वें और 12वें शिलालेख से और द्वितीय स्तंभ लेख से। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो ये हमारा 9वें शिलालेख में ऐसा बताया गया है। ठीक है, अंतर बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? विदेशी आक्रमण तो था, अयोग्य शासक भी था और प्रांतीय विद्रोह भी था, लेकिन आर्थिक संकट ऐसा कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये कारण नहीं शामिल है मौर्य साम्राज्य के पतन का। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेशन था। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा, क्योंकि मेरा एफर्ट्स ये रहता है कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो। ठीक है, तो थैंक्स। और आपका इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज का अड्डा में मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड सर्कल में ताकि सभी लोग बेनिफिट हो सके। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये बुक खत्म कराया जाएगा। ठीक है, विदिन 15 अगस्त के पहले। ठीक है, धन्यवाद।